इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। हमने डिफरेंट पेयर्स बनाने हैं। पेयर का मतलब हमने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। जैसे दो सर्कल्स हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इनको बाई पार्ट्स दे देते हैं हम नाम। फर्स्ट पार्ट में हम इस वे से दो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरे वे में कैसे ड्रॉ करें, टच करवा दे दोनों को। ये दूसरा वे हो गया। तीसरे वे में दो सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, इंटरसेक्शन दिखा सकते हैं दोनों का। ये तीसरा वे हो गया। फोर्थ वे में कैसे दिखा सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ हो गया, इसके अंदर भी कोई सर्कल हो सकता है। ये फोर्थ वे हो गया। फिफ्थ वे में इनको टच करवा सकते हैं इंटरनली। तो ये 5 वे हैं जिनसे हम दो यानी कि पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी लग रही है तो आप चेक कर सकते हो, यानी दोनों अलग अलग हों बाहर, दोनों अलग अलग हों अंदर की साइड में, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हो, या दोनों इंटरनली टच कर रहे हो, या दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो। ये तो था फर्स्ट पार्ट इसका कि ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। ये पार्ट हो गया इसका। डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो इस पेयर में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं तो कॉमन कुछ नहीं है। इन पार्ट फर्स्ट नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। सेकंड में सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसका मतलब एक पॉइंट कॉमन है, 1 पॉइंट कॉमन। थर्ड में दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये और ये दोनों पॉइंट्स जैसे ए और बी नाम दे तो एक पॉइंट फर्स्ट सर्कल में भी आ रहा है और सेकंड में भी, तो दो पॉइंट्स यहां पे कॉमन है। थर्ड पार्ट 2 कॉमन पॉइंट्स। फोर्थ पार्ट फर्स्ट सर्कल में ये पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, इसकी बाउंड्री पे जो है, इसकी बाउंड्री पे जो है वो सेकंड में यूज हो रहे हैं। इसका मतलब कॉमन पॉइंट्स तो कोई नहीं है इनमें, नो कॉमन पॉइंट। और फिफ्थ में एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं इंटरनली, तो 1 कॉमन पॉइंट। तो ये इनके पॉइंट्स बता दिए हमने कि इसमें कितने कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं कौन से पेयर में। लास्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो कितने पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं दो सर्कल्स में, और वो क्या है मैक्सिमम नंबर कॉमन पॉइंट्स का, 2। तो मैक्सिमम 2 कॉमन पॉइंट्स। इन पेयर ऑफ सर्कल। अगर सर्कल्स का हम पेयर लेंगे तो उसमें मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट्स आ सकते हैं, 2। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। मान लें कि आपके पास एक सर्कल गिवन है, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड सेंटर, और उसका हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि हम सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड आउट करें अगर सर्कल गिवन है। तो सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसमें 2 कोड्स या 3 पॉइंट्स लेने जरूरी है।
हमें पता है कि सर्कल जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है। तो सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी 3 पॉइंट्स यूज कर लो, ए बी सी। टेक, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में बाय स्टेप्स, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे हम। फर्स्ट में लिखें टेक 3 पॉइंट्स से ए बी एंड सी ऑन द सर्कल। सर्कल पे हम 3 पॉइंट्स लिए। सेकेंड स्टेप में क्या करवाएंगे, ज्वाइन करवा लो ए बी और बी सी को, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी से पी क्यू। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करवा के एक बार एक पॉइंट से आर एक्स और उतना ही ओपन रख के फिर बी से। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल बीच से पास होनी चाहिए ए बी के, तभी इसको बाइसेक्ट करेगी। उसके बाद फोर्थ पार्ट में ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इसको क्या नाम दे देते हैं, आर एस। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ठीक वैसे ही इसके हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करवा के एक बार बी पॉइंट से आर एक्स और एक बार उतना ही ओपन रख के फिर सी से। इनको जब ज्वाइंस करवाएंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा बीसी का। फिफ्थ में लेट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे उनका नाम हमने लिखा नहीं। एक का हो गया पी क्यू, इसका हो गया आर एस, लेट पी क्यू एंड आर एस intersect at O. Then O is center of the circle, इसी में लिख देते हैं। Then O is the center of the circle. सर्कल का सेंटर कहां पे होगा, किन्हीं भी दो कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हो जाएंगे अपने पास। ये क्वेश्चन हो गया सेकंड। थर्ड में है if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chords. तो मैक्सिमम सर्कल्स कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं पेयर में, 2। तो इसने कहा है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। इट्स मीन्स जो अपने पास फिगर्स बनाए थे फर्स्ट क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग इस टाइप की सिचुएशन बनेगी इस क्वेश्चन। तो इस सर्कल का नाम दे दिया हमने O, दूसरे का नाम दे दिया D। प्रूव करना है तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। गिवन हुआ इसमें सर्कल CO डैश R एंड C, सॉरी एक तो सर्कल हो गया COR, इस सर्कल का हम सेंटर O मान रहे, रेडियस R मान रहे, और दूसरे सर्कल में
सर्कल का जो सेंटर है वो डी एंड R1 नाम दे देते हैं या कैपिटल R दे देते हैं एंड सर्कल CDR इंटरसेक्ट एट 2 points A and B at A and B। अगर दोनों A और B पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कॉमन कोड क्या बनेगी? AB। ये कह रहा है कि जो सर्कल्स के सेंटर हैं वो कहां पे लाई करेंगे? इस AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो सर्कल्स के सेंटर A और D है, इनका इसका मतलब इसको ज्वाइन करवाने से OD लाइन आएगी। तो सर्कल्स के सेंटर कहां पे लाई कर रहे हैं? AD लाइन के ऊपर। तो जो AD लाइन है वो क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, क्योंकि AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करें उस पे लाई करना चाहिए। अब ये O और D पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब OD इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए AB का। OD is perpendicular bisector of AB। कॉमन कोड जो है सेंटर्स को कहां पे लाई करना बताया था कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। इट्स मींस जहां पे सर्कल्स के सेंटर लाई कर रहे हैं वो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए। AB का कॉमन कोड का प्रूफ के लिए ज्वाइन करवा लेते हैं भाई। O को A से, O को B से, D को B से और D को A से। परपेंडिकुलर बाइसेक्शन का मतलब AB का जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया इनका E पे। अब E से AB के जो दो पार्ट्स बने हैं दोनों इक्वल होने चाहिए। इट्स मींस E पॉइंट से AB बाइसेक्ट हो जाएगी और OD ने इसको E से ही E पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट किया है। इट्स मींस OD अगर इसको बाइसेक्ट करेगी तो किस पॉइंट से होना चाहिए? E से, जहां इनका इंटरसेक्शन हुआ। तो इसका मतलब AE और BE अगर इक्वल प्रूव हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि OD बाइसेक्ट AB और परपेंडिकुलर भी है ये इसके साथ। इट्स मींस ये एंगल कितना प्रूव करना पड़ेगा हमें? 90। तो हमने यहां से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल BOE। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो AE के कोरस्पॉन्डिंग बन रही है BE। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए? इक्वल। इट्स मींस AB बाइसेक्ट होगी। AE BE के इक्वल आया तो। अब 90 प्रूव होने का मतलब E एंगल E के इक्वल आ जाए तो ये स्ट्रेट लाइन के एंगल है AB पे 180 बनाते हैं। और दोनों अगर इक्वल प्रूव हो जाए तो जिन दो एंगल्स का सम 180 होगा और दोनों इक्वल होंगे तो दोनों 90 के इक्वल प्रूव हो जाएंगे। इट्स मींस परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 प्रूव करना था हमने। तो ये 90 कब होगा? जब ये दोनों एंगल्स E वाले दोनों क्या हो जाए? इक्वल। तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग दोनों का सम 180 और अगर इक्वल प्रूव हो गए तो दो इक्वल एंगल्स का सम 180 होता है तो दोनों 90 हो जाएंगे। तो मेन पर्पज है ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो। ये दोनों ट्रायंगल्स डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होती। इसके अगर हम रीजन ढूंढेंगे तो इसमें हम बोल सकते हैं AO BO के इक्वल है। ये रेडियस है पहले वाले सर्कल की। जो सर्कल COR बना है इस सर्कल की रेडियस है OA और OB। OE और OE के कोरस्पॉन्डिंग यानी AO इक्वल आ रहा है BO के, OE के इक्वल। ये तो था रेडियस होने का रीजन और ये था कॉमन का। तो दो रीजन्स तो हमें मिल गए। तीसरी साइड्स अगर AE चेक करें BE के इक्वल, AE BE के, ये तो इक्वल प्रूव करनी ही हमने, बाइसेक्शन होना है तब। तो इसका मतलब इसका रीजन हमें नहीं मिलेगा। इसके बाद रीजन बचता है दोनों साइड्स के बीच का एंगल। दो साइड्स यूज की हैं तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ये बन नहीं रही, क्योंकि राइट एंगल भी हमने प्रूव करना है कि RHS वाला रूल इस पे लगा दें।
तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आएगा, AOE, AOE ये एंगल, और इनके बीच में BOE ये एंगल। इन दोनों एंगल्स का इक्वल होने का रीजन नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं हो पा रही है। ना तो इसकी थर्ड साइड इक्वल मिल रही है, ना दो साइड्स इक्वल यूज की है उनके बीच का एंगल। तो पहले हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करेंगे और फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल कहां से प्रूव होंगे, जो दोनों सर्कल्स हैं उनकी रेडियस यूज हो जाए, ऐसी दो ट्रायंगल्स यूज करें। तो इसमें हम ट्रायंगल्स यूज करेंगे पहले AOD जिसमें ये एंगल आ जाएगा, दूसरी ट्रायंगल यूज करेंगे BOD जिसमें ये एंगल आ जाएगा। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। प्रूफ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD, इनमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट AO BO के इक्वल, रेडियस ऑफ द सर्कल फर्स्ट सर्कल की है ये। OD के इक्वल कॉमन होगी, और क्या बताया था, AD BD ये दूसरे सर्कल की रेडियस है। AD इस सर्कल, जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल की रेडियस है ये। AD इज इक्वल टू BD, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सर्कल का नाम CDR। तीनों साइड्स इक्वल होगी फर्स्ट ट्रायंगल की, दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के, देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल BOD के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे। हमें O पॉइंट वाले एंगल्स की रिक्वायरमेंट है, तो एंगल AOD इक्वल हो जाएगा एंगल BOD के बाई सिंप्लिसिटी। और इसी एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, हमें जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसमें AOE एंगल चाहिए हमें, और हमने प्रूव किया है AOD। तो जो AOE वाली लाइन है अगर इसको D से प्रोड्यूस करवा दें तो जो पहले एंगल बन रहा था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमने ऐसे एंगल बढ़ाया AO, अगर इसको D तक ले जाते हैं तो ये ऐसे है। अगर हम इसको D की बजाय E पॉइंट तक बोल लें कि ये AOD की बजाय AOE, तो एंगल तो उतना ही है, सेम एज इट इज दिखेगा। ये एंगल की वैल्यू तो मेजरमेंट तो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब AOD को क्या लिख लेते हैं, AOE, और जो दूसरी साइड में BOD है इसको BOE तक लिख लेते हैं। अब जिन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की बात कर रहे थे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देंगे। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। नाउ ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल BOE, इसमें AO इक्वल बनेगा BO के, रेडियस ऑफ द सर्कल इस सर्कल की COR की, फर्स्ट सर्कल की OE के इक्वल, सेम वैल्यू है, कॉमन है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स में। इसके बाद हमने कहा कि ये एंगल AOE, इसमें दोनों साइड्स के बीच में BOE, ये एंगल्स इक्वल होंगे। प्रूव कर दिए ये। अब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AOE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल BOE के बाई
SAS रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यहां से अब हम AE को BE के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, जो चीज हमने प्रूव करनी थी इसमें, कि AB का बाइसेक्शन दिखाना था OD से। सो AE इक्वल आ जाएगा BE के बाई सिंप्लिसिटी। एंड ई पॉइंट वाला एंगल 90 प्रूव करना था हमने, तो यहां से ई पॉइंट्स के दोनों एंगल सिंप्लिसिटी से इक्वल दिखा लेते हैं। AEO इक्वल आ जाएगा BEO के बाई सिंप्लिसिटी। लेकिन दोनों का सम 180, ये लीनियर पेयर बनाते हैं AB लाइन के साथ, इसका रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। दोनों को एक ही नाम देके, जैसे दोनों को नाम दे दिया AEO और BEO को भी क्या नाम दे दिया, AEO, क्योंकि ये BEO ऊपर किसके इक्वल दिखा रखा है, BEO इक्वल आ रहा है AEO, तो BEO की जगह AEO लिख दिया हमने। अब एक ही एंगल 2 टाइम्स साइड होगा तो डबल AEO 180, दिस इंप्लाइज AEO की वैल्यू निकलेगी तो जो 2 है वो 180 के डिवाइड में जाएगा और डिवाइड होने के बाद 90। तो जब हमने AB के दो पार्ट्स दिखाए दोनों इक्वल, उसको इक्वेशन 1, और AEO एंगल को 90 दिखाया उसको 2, और दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट से तो ये बोल सकते हैं कि AB के दो पार्ट्स इक्वल बन रहे हैं, AE और BE। दूसरी इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है AEO ये वाला 90 है। तो इट्स मीन्स फर्स्ट तो ये शो कर रही है कि AB के दो इक्वल पार्ट्स होने का मतलब AB बाइसेक्ट हुई है E पॉइंट से, और सेकेंड इक्वेशन ये शो कर रही है कि यहाँ 90 बन रहा है, तो E पॉइंट परपेंडिकुलर है, E पॉइंट से जो लाइन पास होगी वो परपेंडिकुलर होगी AB पे। इट्स मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी से दैट OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second we say that OD is perpendicular bisector of AB। फर्स्ट तो AB का बाइसेक्शन दिखा रही है इक्वेशन, और सेकंड इस पे परपेंडिकुलर दिखा रही है, तो दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं कि ये इस पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।